हेलो बेटे जी, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ योर चैप्टर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. And beta, we have discussed about the different gases that are found in the atmosphere in our previous lecture. And in this lecture, we shall also discuss about the water vapors and dust particles, which are the essential part of our atmosphere. Let's take the first, water vapor. The average amount of water vapor is nearly 2% of the atmosphere by volume. मतलब कि आपके 2% तक ही कि जलवाष्प की जो मात्रा है वो 2% ही पाई जाती है. लेकिन बेटा जहाँ बहुत ज़्यादा आर्द्र जलवायु होती, इट मीन्स आपके जो वेट ट्रॉपिक्स हैं, ठीक है ना, उन मतलब जो आर्द्र बहुत ज़्यादा है उनके अंदर ये 4% तक भी होती है. और ऐसे ही ड्राई से ड्राई मतलब ड्राइएस्ट जो हैं या आपके जो कोल्ड एरियाज़ जो हैं, ठीक है ना, या वो रीजन जो है मतलब डेजर्ट कह लो या पोलर रीजन्स या ड्राई, ऐसे क्षेत्रों के अंदर भी ये 1% तक जरूर होती है. मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ड्राई या शुष्क क्षेत्रों के अंदर आपके वाटर वेपर्स या जलवाष्प होते नहीं हैं, होते हैं, वहाँ पर भी है. इसका मतलब आप जो इक्वेटर से, ठीक है ना, आप ऊपर की तरफ जाते हो, मतलब आप ये कह सकते हो कि डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल, ठीक है, टुवार्ड्स द पोल्स, की आप भूमध्य रेखा से और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाओगे, चाहे वो नॉर्दर्न में या साउदर्न में, तो वैसे वैसे आपकी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स है वो डिक्रीज मतलब कम होती जाती है. ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जाओगे शुष्क भी हो सकता है या पोलर या ड्राई या कोल्ड एरियाज़ भी हो सकते हैं, जिसके कारण इसकी मात्रा है कम होती है. परंतु हर परिस्थिति में ये कुछ ना कुछ या 1% तक अवश्य होती है वाटर वेपर्स. अब देखिए सबसे मेन, वाटर वेपर अब्सॉर्ब्स पार्ट्स ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड रिड्यूसेस इट्स अमाउंट रीचिंग द अर्थ सरफेस. कि आपके जलवाष्प जो है वो सूर्य से आने वाले सूर्यताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं. मतलब सूर्य से आने वाला जो कुछ भाग उसको अवशोषित कर लिया, पूरा का पूरा अर्थ के ऊपर नहीं आया. और पृथ्वी से जो लौट कर जा रहा है, रेडिएट होकर अर्थ सरफेस से जो 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 वापस जा रहा है, ठीक है ना, उसके भाग को भी संजो कर रखते हैं. मतलब पूरा का पूरा अर्थ से रेडिएशन से भी उसको बाहर नहीं जाने देता. इट मीन्स इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट, ये कम्बल का काम करता है. ठीक है ना, अलाउिंग द अर्थ नेदर टू बिकम टू कोल्ड नो टू हॉट, कि जो ना तो बहुत गर्म होने देता है और ना ही बहुत ठंडा. कि अगर ये सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो है उसको पूरी पृथ्वी पर आने देता, ठीक है, तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती. पूरी को ना आने देकर क्या आपके जलवाष्प कुछ रोक रहे हैं, इसका मतलब पृथ्वी को बहुत गर्म नहीं होने दे रहे. और पृथ्वी जो रेडिएट कर रही है, मतलब वो जो ऊष्मा छोड़ रही है, ठीक है ना, उस पूरी को अगर जाने भी देते तो पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाती. उस पूरी को जाने भी नहीं दे रहा है, इसलिए कंबल का काम करता है, ना तो पूरी तरह से अर्थ पर आने देना और ना ही अर्थ से रेडिएट होकर जाने देना. ठीक है, इसी कारण ना तो बहुत ज़्यादा बेटे गर्म हो पाती है आपकी अर्थ और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी हो पाती है. इसीलिए एक कंबल का काम करता है. ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके वाटर वेपर्स है बेटा, इनमें कंडेंसेशन भी होती है, संघनन. इसी के कारण आपके क्लाउड्स बनते हैं और आपकी वर्षा होती है, मतलब वृष्टि के अंदर भी सहायक है ये आपका वाटर वेपर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट, डस्ट पार्टिकल्स, धूल कण. डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बेटा इन द एटमोसफेयर. एंड when air blows as wind with sufficient speed, it carries large quantities of dust particles and keeps them suspended in it. And they are derived from different sources and include sea salts, fine soil, smoke soot, ash, pollen, dust and disintegrated particles of meters. मतलब वायुमंडल में वायु गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं. और इनके अंदर आपकी बेटा मिट्टी भी या धूल, समुद्री नमक, धुएं की कालिक, राख, उल्कापात के कण, ये सब सम्मिलित होते हैं. पोलन जो होते हैं पराग, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ठीक है ना, वो होते हैं, ये सब इसके अंदर होते हैं. एंड दीज डस्ट पार्टिकल्स आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम मीटरोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट बिकॉज मैनी ऑफ देम एक्ट एज हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियर अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस टू प्रोड्यूस क्लाउड्स. कि इसमें से ज़्यादातर जो है वो आर्द्रताग्राही के केंद्र, आर्द्रताग्राही हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियर का मतलब जिनके ऊपर वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस होती है, इकट्ठा होती हैं. ठीक है ना, और इन्हीं के कारण बेटा ये सूर्यताप को रोकने और उसे परिवर्तित करने का कार्य भी करते हैं. इंटरसेप्ट एंड रिफ्लेक्ट इंसुलेशन, मतलब सूर्य के ताप को
रोकने का और उसे परावर्तित करने का कार्य करती हैं, और इसी के कारण आपकी क्या बारिश होती है। दूसरा, आपके आसमान का जो नीला रंग है, मतलब नीले रंग का जो हमें दिखाई दे रहा है, स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, वो इन धूल के कणों के कारण दिखाई देता है। वन थिंग मोर बेटा, सुबह सुबह और एक शाम को, ठीक है ना, दोनों टाइम आप देखते हो कि सूर्य जो है, सन जो है वो आपका ऑरेंज कलर का दिखाई देता है जब छिपता है सनसेट के टाइम भी, और आपका सुबह सुबह सनराइजिंग के टाइम भी। तो आपका सूर्योदय जो सुबह सुबह है उसका वो कलर, और ऐसे ही आपका शाम के समय वो कलर, वो भी आपका डस्ट पार्टिकल्स के कारण होता है। सनराइज जिसे हम डान कहते हैं, या प्रभात, या हिंदी में पो फटना भी कहते हैं। ऐसे ही सनसेट जो है उसे हम डस्क कहते हैं, गोधूली बेला, कि आप कविताओं में पढ़ते थे कि उस समय आपकी गायें घरों को लौट आती थी, पक्षी जो है वो घोंसलों में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपका वो पो फटना प्रभात, या आपकी गोधूली बेला, या फिर आपका डान एंड डस्क, ठीक है ना, या आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है ना, ये सब किसके कारण है, आपके डस्ट पार्टिकल्स के कारण। डन बेटे, when we shall talk about composition of the atmosphere, then we shall discuss not only gases but water vapors and dust particles also। मतलब हमें तीनों के बारे में ही वर्णन करना है, गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। जलवाष्प और धूलकण भी आपके वायुमंडल के संगठन में शामिल होते हैं। गैसेस में हमने किया था बेटा इनकी इम्पोर्टेंस, या कैसे हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। तो नाइट्रोजन में हमने किया था कि इट रेगुलेट्स, मतलब नाइट्रोजन रेगुलेट्स कंबस्टन एंड अवॉइड क्विक बर्निंग, कि ये जलने से बचाती हैं। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो चीज़ें जल जाएंगी जल्दी। और ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, मतलब नाइट्रोजन कंट्रोल करती है फायर को, और ऑक्सीजन है वो मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो हेल्पफुल फॉर प्लांट, ये इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, ये पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना, ऐसे ही ओजोन जो है वो क्या हमें बचाती है, सेव अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ये हो गई इंपॉर्टेंस गैसेस की। फिर हमने बात की थी किसकी, वाटर वेपर्स की। तो वाटर वेपर्स अब्सॉर्ब पार्ट्स ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड रिड्यूसेस इट्स अमाउंट रीचिंग द अर्थ सरफेस। इसीलिए हमने बात की थी कि इट एक्ट आपकी जो है ये प्रिजर्व करते हैं अर्थ रेडिएटेड हीट को। सो एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट अलाउिंग द अर्थ नेदर टू बिकम टू कोल्ड और नो टू हॉट, कि ना तो ज़्यादा गर्म होने देते बेटा, ना ही ज़्यादा ठंडे, मतलब पृथ्वी से भी पूरी ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते, और सूर्य से भी पूरी पृथ्वी के सरफेस मतलब धरातल पर नहीं आने देते। इसलिए वाटर वेपर्स हमारे लिए हेल्पफुल थे। नेक्स्ट हमने जो किया था आपका जो डस्ट पार्टिकल्स, तो डस्ट पार्टिकल्स में हमने किया था कि इसमें आपके साथ एस भी, स्मोक सूट भी, फाइन सोइल भी, या डस्ट, बहुत सारे मतलब स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं आपके डस्ट के या आपके ऐश के, वो सब शामिल होते हैं। और ये आपके जो मेन हेल्पफुल थे बेटा वो इंटरसेप्ट एंड रिफ्लेक्ट इंसुलेशन। ठीक है ना, इन डस्ट इन द एयर प्रोड्यूसेस मार्वेलस ऑप्टिकल फिनोमेनन ऑफ रेड एंड ऑरेंज ह्यूज इन द स्काई एट द सनराइज एंड द सनसेट। ठीक है ना, विच आर नोन एज डान एंड डस्क रेस्पेक्टिवली, we have discussed in the earlier slide. So dense haze and smog are also caused due to the presence of dust particles, and we have also discussed that sky looks blue due to the presence of dust particles in the atmosphere, कि आकाश का नीला रंग जो है वो भी धूल कणों के कारण ही होता है। ये इन सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होगी, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड gases. So we have completed our first topic, composition of the atmosphere, मतलब वायुमंडल का संगठन है बेटा, ये हमारा पूरा हो गया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना के बारे में हम वर्णन करेंगे, जिसके अंदर हम लेयर्स लेंगे, उसकी परतें लेंगे कि अर्थ सरफेस से हम ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं ऊपर, तो कौन कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, उन्हें हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।